हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आपका फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया था। लास्ट में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया था। प्रश्न यह था कि एक परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्रानुसार दर्शाया गया है। इस प्रश्न में एक डायग्राम है ये, जिसमें ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है। ये एनर्जी लेवल सी, ये एनर्जी लेवल बी और ये एनर्जी लेवल ए। इस प्रश्न में एक संबंध दिया हुआ है, रिलेशन है कि सबसे ज्यादा एनर्जी सी लेवल की रहेगी ईसी और सबसे कम एनर्जी ए लेवल की रहेगी। इसे आप चाहे तो कक्षा भी मान सकते हो, ये निम्नतम कक्षा और ये उच्चतम कक्षा। इस तरह से है। आपको जो सिद्ध करना है वो है λ3 इजिकल टू λ1 इंटू λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि लैम्डा है क्या यहाँ पर। तो जब कोई आपको बताया गया है कि नाभिक में, परमाणु में, ये नाभिक है और ये पूरा परमाणु है। परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से किसी निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो इस संक्रमण से एक फोटोन का उत्सर्जन करता है, एक फोटोन बाहर निकल जाता है। इस फोटोन का जो तरंग दैर्घ्य है उसे ही लैम्डा कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल सी से एनर्जी लेवल बी में संक्रमण करेगा तो जो फोटोन उत्सर्जित होगा उसकी तरंग दैर्घ्य है λ1। बी से ए में संक्रमण करेगा तो फोटोन की तरंग दैर्घ्य है λ2 और सी से ए में संक्रमण करेगा तो फोटोन की तरंग दैर्घ्य है λ3। आपको सिद्ध करना है λ3 इजिकल टू λ1 इंटू λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले मैं कुछ बातें बताता हूं आपको, वो इंपॉर्टेंट है। बोर की तृतीय अभिधारणा काम आएगी, बताया भी था मैंने आपको। बोर की तृतीय अभिधारणा से आपको सॉल्व करना था। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हिंट दिया था, आपने करा होगा। तो देखिए बेटा, अब इसको पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। बोर की तृतीय अभिधारणा क्या है? En2 माइनस En1। मैं पूरी थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, केवल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। En2 माइनस En1 इज इक्वल टू एच म्यू, जहां h होता है प्लांक स्थिरांक और म्यू होता है फोटोन की आवृत्ति। हो गई बात क्लियर? और म्यू की वैल्यू, म्यू इज इक्वल टू होता क्या बेटा? सी बाई लैम्डा। तो चाहो तो आप म्यू को सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हो। कभी कभी इसको डेल्टा ई भी लिखा जाता है, यानी ऊर्जा में परिवर्तन इज इक्वल टू एच म्यू की जगह सी बाई लैम्डा, ये भी काम आ सकता है। ये डेल्टा ई क्या हो गया? इन दोनों कक्षाओं, अगर ये सी से बी में आ रहा है तो इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर, λ2 के लिए इन दोनों कक्षाओं की बी और ए की ऊर्जा का अंतर, और यहाँ पर सी और ए की ऊर्जा का अंतर। अब आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। इस डायग्राम को दोबारा भी बनाना पड़ेगा। CPA, इसको डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं। सॉल्यूशन, ये सी, ये बी और ये ए। एनर्जी लेवल सी, एनर्जी लेवल बी, एनर्जी लेवल ए। इसकी एनर्जी है ईसी, इसकी एनर्जी है ईबी और इसकी एनर्जी है ईए। सबसे ज्यादा एनर्जी हायर स्टेट की होती है, जानते हैं आप। यहां से यहां λ1, इसके लिए λ2 और इसके लिए λ3। इस तरह से प्रश्न है। अब बोर की तृतीय अभिधारणा का यूज करते हुए, बोर की तृतीय अभिधारणा से, बोर की तृतीय अभिधारणा से बेटे, बोर की तृतीय अभिधारणा बताइए आपको। डेल्टा इज इक्वल टू एच म्यू एस सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा सी से बी के लिए, ठीक है, सी से बी के लिए। अब बाकी चीज भूल जाइए, आप सी और बी को ध्यान रखिए। तो इधर देखिए, एक कक्षा है सी और एक कक्षा है बी। कक्षा सी की एनर्जी है ईसी और कक्षा बी की एनर्जी है ईबी। यहाँ से जो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य है λ1। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बता दिया, ये जूम कर दिया बेटा मैंने, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए। अब क्या है? ईसी, ये फॉर्मूला क्या होता है? En2 माइनस En1 इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सी से बी के लिए? N2 का मतलब होता है उच्च कक्षा और N1 का मतलब होता है निम्न कक्षा। इन दोनों में से उच्च कक्षा कौन सी है? जिसकी ऊर्जा ज्यादा है वो उच्च कक्षा तो सी है। तो यहाँ पर En2, सी से बी के लिए लिखूंगा मैं
N2 की जगह C माइनस EB इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई? इसी प्रकार और देखिए, इसी प्रकार अगर मैं B टू A की बात करूंगा, B से A के लिए, तो दोबारा देखिए बेटा, ये एनर्जी है B, लेवल B, ये लेवल A, इसकी एनर्जी EB, इसकी एनर्जी EA, और जो संक्रमण हो रहा है, फोटोन जो उत्सर्जित हो रहा है, उसकी तरंग दे रहे हैं लैम्डा 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E ऊपर वाली की एनर्जी है EB माइनस EA इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा 2। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार लास्ट में अब लैम्डा 3 के लिए लिखेंगे, तो लैम्डा 3 के लिए चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो C से A के लिए, जब संक्रमण C से A में हो रहा है। तो देखिए एनर्जी है C की EC माइनस EA इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा 3। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक बार और समझ लीजिए, कक्षा A, कक्षा B, कक्षा C। कक्षा A सबसे कम है तो इसकी एनर्जी E सबसे कम है, ऐसा प्रश्न में गिवन है। ये हायर स्टेट है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। जब यहाँ से यहाँ पर संक्रमण हुआ तो इन दोनों के अंतर के बराबर, यानी EC माइनस EB इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा 1। जब इन दोनों के बीच संक्रमण हुआ तो EB माइनस EA इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा 2। जब इन दोनों के बीच संक्रमण हुआ तो इक्वेशन आ गई। तो बात क्लियर आ गई। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, एक समीकरण को इस समीकरण को। देखिए क्या आता है, EC माइनस EB प्लस, इसको लिख दीजिए EB माइनस EA इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा 1 प्लस SC बाई लैम्डा 2। ध्यान से देखिए, ये माइनस का EB और ये प्लस का EB तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा EC माइनस EA इज इक्वल टू, क्या कॉमन आएगा इसमें, HC। अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे दीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो समीकरण 3 और 4 की तुलना कर लें, इसको रफ कर देते हैं बाकी को। समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर तो क्या आएगा बेटा, देखिए EC माइनस EA इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा 3। EC माइनस EA इज इक्वल टू SC 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इस EC माइनस EA की जगह मैंने लिख दिया SC बाई लैम्डा 3 इज इक्वल टू SC 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। इस HC से ये HC कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। क्या कॉमन आ जाएगा इसमें, एलसीएम क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2, एलसीएम आ गया। ये लैम्डा 1 से लैम्डा 1 कैंसिल तो बचा लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 से लैम्डा 2 कैंसिल तो बचा लैम्डा 1। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 1 अपॉन लैम्डा 3 की जगह लैम्डा 3, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। यही सिद्ध करना था, बस समझ में, नोट कीजिए इसको। देखिए बेटा, इसी जो अभी मैंने प्रश्न करा है इसी पे आधारित इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो देखिए। पहले प्रश्न, एक परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख, आज आपको पढ़ाई के साथ साथ बैकग्राउंड में म्यूजिक भी मिलेगा फटाके चलने का, उसको भी सुनते जाइए। एक परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्रानुसार दर्शाया गया है, चित्रानुसार दर्शाया गया है। अभी डायग्राम बनाऊंगा मैं। तो संक्रमण B तथा D के संगत
संक्रमण b तथा d के संगत फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। डायग्राम देखिए, इसका एक डायग्राम है। जैसे चार अलग अलग एनर्जी लेवल है। इसकी ऊर्जा है 0, -2 इलेक्ट्रोवोल्ट, -4 इलेक्ट्रोवोल्ट और मान लीजिए इसकी एनर्जी है -10 इलेक्ट्रोवोल्ट। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन संक्रमण हुआ, ये है A, इसके लिए B, इसके लिए C और मान लीजिए इसके लिए D। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए। एक परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्रानुसार दर्शाया गया है। संक्रमण B तथा D के संगत फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। दोबारा समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। तो पहली कक्षा की ऊर्जा है -10 इलेक्ट्रोवोल्ट, दूसरी कक्षा की ऊर्जा है -4 इलेक्ट्रोवोल्ट, तीसरी की -2 और चौथी की 0। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चतम ऊर्जा कितनी है, तो 0 है और न्यूनतम -10 इलेक्ट्रोवोल्ट। बात क्लियर है। अब अगर यहाँ से कक्षा 4 से अगर 3 में संक्रमण हो रहा है तो A है, यहाँ से यहाँ संक्रमण हो रहा है तो तरंग दैर्ध्य B है, यहाँ से यहाँ संक्रमण हो रहा है, चौथी से पहली में संक्रमण हो रहा है तो C और ये वाला D। आपको ज्ञात करना है B और D के संगत तरंग दैर्ध्य। बात समझ में आई? यानी आपको इन दोनों के लिए तरंग दैर्ध्य की वैल्यू फाइंड आउट करनी है B और D के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन B से, सॉरी ऐसा लिख दीजिए आप, तरंग दैर्ध्य B के लिए। तो आप ध्यान से देखेंगे, तरंग दैर्ध्य B के लिए कहां से कहां संक्रमण कर रहा है, ये 4 से 2 में संक्रमण कर रहा है। यानी यहाँ पर जो बोर की तृतीय विधारणा से आएगा E4 - E2। बात समझ में आ गई? En2 - En1। तो यहाँ आ गया E42 - E2 hc/λB। बात समझ में आ गई होगी बेटा? B क्यों लिखा मैंने? तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो λB hc/E4 - E2। क्लियर है? अब वैल्यू पुट कीजिए। तो λB h की वैल्यू 6.64 इंटू 10 की पावर -34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन E4 की वैल्यू है 0 माइनस E2 की वैल्यू है -4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहना है। λB लिखा मैंने 6.64 इंटू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 10 की पावर -34 प्लस 8। जब आधार समान होता है तो घाती जुड़ जाती है। ठीक है। और यहाँ पर 4। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि 6.64 इंटू 10 इसको रफ करता हूँ मैं और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। इसी तरह से D के लिए निकल जाएगा, पर इसको रफ करना पड़ेगा। देखिए λB क्या लिखा आपने? λB आपने लिखा λB 6.64 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो h की वैल्यू आई, रफली बता रहा हूँ, h की वैल्यू आपने जिसका मात्रक होता है वो होता है जूल इंटू सेकेंड में लिखा। ठीक है बेटा। और जो C का मात्रक होता है, ये C की वैल्यू लिखी है, ये मीटर पर सेकंड में लिखा। और ये जो 4 है यहाँ पर जो आपने अंतर करा वो इलेक्ट्रोवोल्ट में आया। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो गई, ऊपर जूल में आ रहा है, नीचे इलेक्ट्रोवोल्ट में आ रहा है। समझ गए बात को? यहाँ पर ये जूल में आ रहा है और नीचे ये इलेक्ट्रोवोल्ट में आ रहा है। तो या तो आप ऊपर वाली संख्या को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट कीजिए या नीचे वाली संख्या को जूल में कन्वर्ट कीजिए। बात समझ में आएगी होगी बेटा आपको? जैसे सपोज कीजिए ऊपर किलोग्राम में आ रहा है कुछ और नीचे ग्राम में आ रहा है, तो क्या करना होगा आपको? या तो ऊपर वाले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए या जो नीचे लिखा हुआ है ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तभी यहाँ पर भाग लग सकता है।
अदरवाइज आपकी गलती हो जाएगी यहाँ पर। तो ये जो आ रहा है ये जूल इंटू सेकेंड में आ रहा है, तो इस जूल को या तो आप इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करो या इस इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो। तो देखिए बेटा ये इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हालांकि मैं इसका आपको तरीका बता दूंगा, लेकिन अभी तो आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। ये h की वैल्यू है, ये लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला जो आया SV अपॉन डेल्टा आई। तो h यहाँ पर जूल में, जूल इंटू सेकेंड में है, और डेल्टा आई यहाँ पर इलेक्ट्रोवोल्ट में है। तो जूल को चाहो तो इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करो या इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, आपको तरीका बता रखा है। इलेक्ट्रोवोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जूल से इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो एंगस्ट्रॉम में ये आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। अब डी के लिए कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना आप तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब डी के लिए भी देख लीजिए। डायग्राम किस तरह से था, छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। 0, -2, -4 और यहाँ पर ये -10 इलेक्ट्रोवोल्ट। डी के लिए ये -2 से यहाँ से बी से डी में आ रहा है। तो देखिए बेटा तरंग दैर्ध्य डी के लिए, तरंग दैर्ध्य डी के लिए, तरंग दैर्ध्य डी के लिए क्या होगा, कहाँ से कहाँ संक्रमण कर रहा है, सॉरी ABCD नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो तरंग दैर्ध्य डी के लिए 2 से 4 में संक्रमण कर रहा है। तो क्या लिखोगे आप, E2 माइनस E4 इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा डी। सही है ना, SC बाई लैम्डा डी। तो लैम्डा डी इज इक्वल टू आ जाएगा SC अपॉन E2 माइनस E4। वैल्यू h की वैल्यू 6.64 इंटू 10 की पावर -34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, E2 की वैल्यू -2 और E4 की वैल्यू -10, -2 और -10 ये प्लस का 10 हो जाएगा, -2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट कन्वर्ट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इसका मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला प्रश्न है, ये बोर्ड में पूछा गया प्रश्न था। आपको हर प्रश्न को अच्छे से समझना है, ठीक है, और प्रयास करें कि आप खुद भी उसको सॉल्व करें, उसका कंसेप्ट आप अच्छे से समझिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लगभग 25% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और केवल बोर्ड के लिए ही नहीं पढ़ना है आपको, कि केवल बोर्ड में अच्छे नंबरों के लिए पढ़ना है। आगे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वहाँ पर फिजिक्स में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल बेस में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इसकी परिभाषा क्या होगी या ये कदम की साइंटिस्ट ने कहा था, ऐसे ऐतिहासिक बातें नहीं पूछते हैं। आपके समझ के लिए न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है तो। देखिए बेटा अगला देखो, पटाखे खूब चल रहा है, पटाखे का भी आनंद लेते जाइए प्रश्न के साथ साथ। हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 3, इनफाइनाइट का मतलब है जो सबसे बाह्यतम कक्षा है, ठीक है, और n इज इक्वल टू 3 का मतलब है तृतीय ऊर्जा स्तर, तृतीय कोश। तो हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 3 की कक्षा में संक्रमण करता है, तब उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। तब उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। अब कुछ बच्चों के दिमाग में प्रश्न आएगा जो अच्छे से समझ के पढ़ते हैं, तो उनको आ जाएगा सर सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आपने बताया था लाइमन बामर पास्चन, तो ये पास्चन की अंतिम रेखा है, पास्चन की अंतिम रेखा है। कैसे, ये कैसे पता लगा, क्योंकि आ कहाँ रहा है इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा में,
तो n1 की वैल्यू हो गई 3 और कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से, तो अंतिम से। तो ये क्वेश्चन की तृतीय रेखा हो गई। तो फॉर्मूला सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इसके अलावा आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, वो देखिए आप, बोहर की तृतीय अभिधारणा। अभी जो मैंने आपको दो प्रश्न समझाए, एक तो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और एक उसके बाद में समझाया था, उस पे उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, आप जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु में ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, फिर ये तीसरी कक्षा है, ऐसे कक्षा है पास आती चली जाती है, क्योंकि एनर्जी का जो गैप है वो कम होता चल जाता है। और लास्ट ये पांचवी कक्षा मान लीजिए, और लास्ट में ये इनफाइनाइट ऐसे बताया था, लास्ट है इनफाइनाइट। जो पहली कक्षा की एनर्जी है -13.6, दूसरी कक्षा की एनर्जी है -3.4, तीसरी कक्षा की एनर्जी है -1.51 और इनफाइनाइट की एनर्जी है, सॉरी, अनंतवीं कक्षा की ऊर्जा है 0। ठीक, अब आपको यहाँ पर दो ही बातें ध्यान रखनी है, आ कहाँ से रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक है, और कहाँ पहुंच रहा है, तृतीय कक्षा में। ठीक है, तो इससे जो उत्सर्जित तरंग दे रहे हैं वो आपको निकालने हैं। तो बोर की तृतीय अभिधारणा से ये लिखता है En2 माइनस En1 इज इक्वल टू h म्यू, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा। लैम्डा को ऊपर ले आइए, इसको नीचे ले आइए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू Hc बाई En2 माइनस En1। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है आपको। h की वैल्यू 6.64 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। मैंने h की वैल्यू पुट करी, c की वैल्यू पुट करी, En2 अंतिम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा 0, En1 यहाँ पर तृतीय कोश की -1.51, ध्यान देना है इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो 6.64 -34 3 इंटू 10 की पावर 8 1.51। अब अंश में आ रहा है जूल में और हर में आ रहा है इलेक्ट्रोवोल्ट में। 90% बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। ऊपर जूल में है, नीचे इलेक्ट्रोवोल्ट में है, तो या तो आप जो नीचे इलेक्ट्रोवोल्ट में है उसे जूल में कन्वर्ट कीजिए, या जो ऊपर जूल में लिखा हुआ है उसे इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल करें, आगे चल के मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन वो जब जरूरत पड़ेगी तभी आपको बताया जाएगा। अभी आप इसको ऐसे ध्यान रखिए, तो इलेक्ट्रोवोल्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है और उत्तर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसको एक बार लिख देते हैं। तो इसका आंसर आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 6.64 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 1.51 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको 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 एक साथ लिखिए, 6.64 इंटू 3 1.51 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 8, ये ऊपर चला गया, प्लस 19। इसको हल कर लीजिए, ये इसका आंसर है। ये 10 की घात, ये हो गया 27 माइनस का 34 इंटू 10 की घात -7। इसको आप खुद कैलकुलेट करना, तो इसका आंसर मीटर में आ जाएगा। ये प्रश्न समझ में आया होगा बेटा, आपको नोट कीजिए। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जितने ज़्यादा प्रश्न कर सको उतने ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करना चाहिए, प्रश्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। और ये हमेशा रूल है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो अगर उसमें न्यूमेरिकल है तो जब आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लो तो न्यूमेरिकल आपको वहीं करने चाहिए। आप सोचो कि इसके न्यूमेरिकल हम बाद में कर लेंगे, तो कॉन्सेप्ट तो आपने आज पढ़ा है और न्यूमेरिकल बाद में करोगे, तो बस केवल वो आपने करा है, समझा नहीं है। समझने अगर आप चाहते हो तो उसके न्यूमेरिकल आपको वहीं करने हैं। अगला एक और प्रश्न देखिए बेटे, ये थोड़ा सा, ये आपके बुक के पीछे के प्रश्न है, जहाँ पर आपको छोटे क्वेश्चन मिलते हैं ना, वो एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, हाँ, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से द्वितीय कक्षा में मूल अवस्था का मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 1 है और द्वितीय कक्षा का मतलब n की वैल्यू 2 है। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से द्वितीय कक्षा में संक्रमण करता है
संक्रमण करता है तो कोणीय संवेग में परिवर्तन ज्ञात करें। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बेटा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां से मूल अवस्था से द्वितीय कक्षा में संक्रमण करता है तो कोणीय संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बोहर की द्वितीय विधारणा आपको याद होगी। बोहर की द्वितीय अभिधारणा आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा याद। देखिए क्या है बोहर की द्वितीय अभिधारणा, कोणीय संवेग इज इक्वल टू NH/2π। यही था बेटा, कोणीय संवेग इज इक्वल टू हो जाता NH/2π। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये है n=1 और ये n=2, यानी द्वितीय से प्रथम, जिसे मूल भी कहा जाता है, मूल कक्षा में संक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो द्वितीय कक्षा की कोणीय संवेग क्या है? कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr होता है, लेकिन इसको L से लिखा जाता है, तो L2 लिखा मैंने, L2। बात समझ में आई? ये सेकंड है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2h/2π, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आई? सेकंड कक्षा के लिए n की वैल्यू 2 है, तो NH/2π 2h/2π। यहाँ का कोणीय संवेग जिसे मैंने L2 लिखा है 2h/2π, 2 से 2 को मत काटना। और L1 मूल अवस्था का कोणीय संवेग 1 × h/2π, n की वैल्यू 1 तो 1 h h/2। ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों को परिवर्तन ज्ञात करना है। हाँ जी, कंटिन्यू कर लेते हैं। L2 की वैल्यू 2h/2π, L1 की वैल्यू h/2π। परिवर्तन ज्ञात करना है। कोणीय संवेग में परिवर्तन, जिसे लिखा जाए मैंने डेल्टा L से। डेल्टा L का तात्पर्य L2 - L1, तो 2h/2π -h/2π। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं करके बता देता हूँ। बस मैंने ये फॉर्मूला कैसे लिखा, तो डेल्टा L इज इक्वल टू 2h/2π -h/2π। तो यहाँ से 2π एलसीएम, 2h - h, तो आंसर आ जाएगा h/2π। कुछ नहीं करना, h की वैल्यू पुट करनी है। 6.64 × 10⁻⁻34 2 × 3.14, पाई की वैल्यू 3.14। इसको कैलकुलेट करा तो जो भी आंसर आएगा वो जूल × सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ये कोणीय संवेग। ठीक है बेटा, नोट। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस घर पे ही ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला m = n × I × A, पता ही होगा आपको। चुंबकीय चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाया था। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें, तो इस प्रश्न को आप कोशिश कीजिएगा। तो बेटे आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। यहाँ पर ये प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। मैंने बुक के प्रश्न भी यहाँ पर कवर किए हैं। इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन करने नहीं, बस इन्हीं प्रश्नों की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी 1-2 वीडियो लेक्चर में और बातें बताऊँगा, जैसे उत्तेजन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, इनके बारे में। बोर मॉडल की कमियाँ इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग 90% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो लेक्चर के साथ में मैं आपको PDF में कुछ इसके आगे यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा दिया है उतने आपको नोट्स भेजूंगा अच्छी हैंड राइटिंग में। ठीक है, जो पहले के जो 11 पेजेस भेजे थे उसके अलावा भेज रहा हूँ मैं अच्छी राइटिंग में, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।